नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 13 DLED सेकेंड सेमेस्टर का गणित का उपलब्ध कराया था और साथ ही ये भी कहा था कि इस प्रश्न पत्र को आप सॉल्व करके रखिए और जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करूँगा तो आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने नंबर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखकर जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम वही प्रश्नों को शामिल करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और कई लोगों को कमेंट में ये भी कहना होता है कि ये प्रश्न काफ़ी हार्ड हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हार्ड नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो PNP परीक्षा बनाती है उससे तो सरल ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न मैंने आपको दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा यदि x बराबर 3 हो y बराबर 2 हो। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस y का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 माइनस 4 यहाँ पर उत्तर आएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर 1। अगर ये आपका आया था तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है किसी त्रिभुज में दो अंतःकोण 70 के हैं, यानी कोई त्रिभुज है, ये दो कोण 70 के दे रखे हैं। जब ये दो 70 के होंगे जो तीसरा कोण होगा वो ऑटोमेटिक 40 का हो जाएगा क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 होता है। 70 और 70 140 दे रखा है तो जो तीसरा कोण होगा वो 40 का होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी कोण 90 डिग्री से कम हैं, तो ये जो त्रिभुज होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है -78 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करो। जब भी अनुवर्ती संख्या निकालनी होती है तो हमें उस संख्या में एक जोड़ना होता है। जब एक यहाँ पर -78 में जोड़ेंगे तो उत्तर आपका आएगा -77, ऑप्शन नंबर 4। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, y z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड। इन सभी को आप खोल लीजिए तो y का जब हम z में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई, और तीसरे वाले ब्रैकेट में होगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अब यहाँ पर जो भी कटने पिटने लायक है उसको काट लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई जेड प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का है तो कट जाएगा। ये वाई एक्स माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा। जेड एक्स प्लस का है और जेड एक्स माइनस का है, कट जाएगा। उत्तर आपका आ गया 0, ऑप्शन नंबर 4। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है -7/9 -5/21 और 2/3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप यहाँ पर बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हैं कि इनमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर ये ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या चाहे एक ही क्यों न दी हो वो सदैव बड़ी होती है ऋणात्मक संख्याओं से। तो ये नियम होता है कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर ये धनात्मक संख्या है यानी प्लस की संख्या है तो यही सबसे बड़ी होगी, 2/3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न संख्या 6 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 82 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम पहली क्रमागत संख्या है x, ठीक है, पहली सम संख्या हो गई x। तो दूसरी जो क्रमागत सम संख्या होगी, यानी ये तो सम है ही और पूछा जा रहा है इसकी जो दूसरी क्रमागत सम संख्या होगी, तो जब दूसरी क्रमागत सम संख्या निकालेंगे तो वहां पर 2 को ऐड करना पड़ेगा, x + 2, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है इन दोनों का योगफल 82 है, तो योगफल कर देंगे 82 के बराबर कर देंगे, हो गया। अब x हो जाएगा 2x, ये 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 82 - 2 बराबर हो जाएगा 80, ठीक है। तो x बराबर 80/2 बराबर 40, यानी यहाँ पर जो पहली संख्या निकली, पहली क्रमागत सम संख्या निकली 40
और जो दूसरी क्रमागत सम संख्या निकलेगी यानी 2 उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए 2 जोड़ के ही तो माना था। तो 40 और 2 हो गया 42। तो यहाँ पर ये दोनों आपके सामने संख्याएं निकल के आ गई कि पहली संख्या हो गई 40 और दूसरी हो गई 42। अगला यहाँ पर प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हैं। यदि पहले त्रिभुज की भुजाएं 3, 5, 6 सेंटीमीटर हों तो संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 दे रखा है, तो अन्य त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। दो त्रिभुज दे रखे हैं और दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। पहले त्रिभुज की भुजा दे रखी है 3, 5, 6 और यहाँ पर अनुपात दे रखा है 1 और 3 का, यानी ये वाला त्रिभुज 1 अनुपात का है और ये वाला त्रिभुज 3 अनुपात का है, यानी हम कह सकते हैं जस्ट इसका 3 गुना है। तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो भी जस्ट 3 गुना होंगी, यानी 3 तियां ये वाली हो जाएगी 9, ये वाली हो जाएगी 6 18 और ये वाली हो जाएगी 5 तियां 15। यानी जो दूसरा त्रिभुज है यानी जो अन्य त्रिभुज है इसकी जो भुजाएं होंगी 9, 15 और 18। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, यदि चाल और समय समान हो और दूरी 81 किलोमीटर हो तो चाल ज्ञात करो। चाल जो भी है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको चाल का फार्मूला मालूम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है चाल और समय बराबर हैं। अगर हम चाल को x मान लें तो समय को भी x मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं और दूरी आपकी 81। ठीक है, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो स्क्वायर हटेगा अंडर रूट 81 हो जाएगा। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो चाल निकल के आई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, 5x + 10 = 60, 10y - 20 = 50। तो x - y का मान ज्ञात करो। कैसे यहाँ पर x - y का मान ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x - y आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ कैसे होगा देखिए, 5x + 10 = 60 है, तो 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये 60 - 10 हो जाएगा। ठीक है, 60 - 10 होता है 50, 5x = 50, तो यहाँ से 5 हटाएंगे 50/5 हो जाएगा। x की जो वैल्यू निकल के आएगी 10। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, ये x की वैल्यू निकल गई 10। अब बात कर लेते हैं 10y - 20 = 50 की, तो ये जो -20 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो 10y = 50 + 20। ठीक है, क्योंकि इधर ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 50 20 होता है 70, 10y = 70, तो 10 हटेगा 70/10 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू निकल के आ गई 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली और फिर यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाल ली। हमें निकालना क्या है, x - y। तो यहाँ पर x है 10, y है आपका 7, तो 10 - 7 कितना उत्तर आया? 3 उत्तर आया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना ना भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। हो सकता है आपको प्रश्न को देखने में अचानक से काफ़ी अजीब सा लगे कि ये कैसे x - y कैसे निकलेगा, लेकिन यहाँ पर x - y निकालना बेहद आसान है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए और x - y कर दीजिए, आपका उत्तर आ गया 3। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, 85, 73, 90, 64, 86, 70, 61 और 89 की मध्यिका ज्ञात करनी है। मध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें पदों की संख्या गिननी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, यानी यहाँ पर ये पदों की संख्या सम है, तो यहाँ पर मध्यिका का सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उसके बाद इसको आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने ये देख लिया कितने पद हैं, 8 हैं यानी सम है। फिर उसके बाद हमने इसको आरोही क्रम में सजा लिया, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा रखा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर जो मध्यिका का सम वाला फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब पद की संख्या सम होगी तो सम वाला फॉर्मूला,
जब पद की संख्या विषम होगी तो विषम वाला फार्मूला आपको मालूम था, n+1/2 वां पद, ये था विषम वाला फार्मूला। और जो आपका सम वाला फार्मूला ये आपके सामने है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो n कितना है, 8 है, तो 8/2, यहाँ भी 8/2 प्लस 1, 8/2 होता है 4वें पद का मान, 5वें पद का मान। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर चौथा पद कौन सा है, चौथा पद है 1 2 3 4 73, तो ये 73 रख दिया। और 5वें पद का मान, तो 5वां ये हो जाएगा 85, तो ये 85 रख दिया। ठीक है, 73 प्लस 85 आपका होता है 158। ठीक है, क्लियर है ना। 5 3 8 और 7 7 14, 1 15, 1/2 गुणे 158। जब 2 से 158 को काटेंगे तो उत्तर आएगा 79। तो यहाँ पर जो आपकी मध्यिका निकल के आ गई वो आपकी आ गई 79। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मध्यिका का क्वेश्चन चाहे विषम वाला आ जाए चाहे सम वाला आ जाए, विषम वाला निकालना तो बेहद आसान है और सम वाले में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आसानी से समझ गए होंगे आप। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है। एक कक्षा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 18, 6, 8 मीटर दे रखी है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2HL + B। तो h कितना यानी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। l यानी लंबाई कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। 2 अट्ठे होता है 16 और 18 और 6 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 चौको कितना होता है, 16 चौको हो गया आपका 64, 6 16 दूना 32 और 6 38। ठीक है, 384 वर्ग मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया और यहाँ पर जो भी वैल्यूज रखनी है यानी ऊंचाई की, लंबाई की, चौड़ाई की, सबकी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर दिया। उत्तर आपके आ गया 384 वर्ग मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 यानी जो लघु उत्तरी प्रश्न है। दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करो। देखिए, संपूरक कोण कब होते हैं, जब उन दोनों कोणों का योग कितना हो, 180 हो। मान लेते हैं पहला कोण है x, दूसरा कोण है y। ठीक है, तो संपूरक कोण दिया हुआ है। संपूरक कोण का मतलब यही है कि इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात। और यहां पर प्रश्न में ये दे रखा है कि दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई कितना है, 40 है। ठीक है, संपूरक से हमने ये वाली इक्वेशन निकाली यानी ये समीकरण निकाल ली, x + y = 180। और प्रश्न में ये समीकरण दे रखी है कि दोनों का अंतर 40 है, तो x माइनस वाई बराबर 40, x + y = 180। इसको आप कर लीजिए सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पर ये y माइनस का है, ये y प्लस का है, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा x, x हो गया 2x बराबर 180 और 140, 180 और 40 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 220। ठीक है, 80 और 40 ये 220 आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x से 2 को हटाएंगे तो 220/2 हो जाएगा। तो ये x की जो वैल्यू निकल के आ गई 110। क्लियर हो गई बात। x की जो वैल्यू निकल के आ गई यानी जो पहला कोण था वो निकल के आ गया 110। तो जो दूसरा कोण होगा 180 में 110 माइनस कर दीजिए, वो हो जाएगा 70। यानी प्रत्येक कोण की माप यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो जो पहला कोण होगा x यानी 110 हो जाएगा, दूसरा कोण y माना था तो वो हो जाएगा 70। इसको कैसे हम लैंग्वेज में लिखेंगे ये भी आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, माना पहला कोण x और दूसरा कोण y मान लिया। संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो x + y = 180 हो जाएगा, क्योंकि पहला कोण हमने x माना और दूसरा y माना, तो x + y को हमने 180 कर दिया। प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों का अंतर 40 है, तो x - y 40 कर दिया। अभी जो मैंने आपको करके दिखाया था वहाँ पर
हमने वाई वाई को काट दिया था। अब यहाँ पर हमने दूसरे तरीके से किया हुआ है, यहाँ पर नीचे के सारे चिन्ह बदल दिए हैं, तो ये x और x कट जाएगा, यहाँ पर ये प्लस वाई 2y हो जाएगा, और 180 में जब 40 घटेगा तो आ जाएगा 140। यहाँ से 2 जब हटेगा तो यहाँ पर बटे में चला जाएगा, तो 140 बटे 2 बराबर 70, यानी y की जो वैल्यू निकल के आ गई 70। और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर हम इस वाले समीकरण में हम y की वैल्यू रख देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 180 में y की वैल्यू रख देंगे 70। तो ये जो 70 होगा ये इधर जाएगा तो 180 माइनस 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई, x बराबर 110। तो यहाँ पर जो पहला कोड था वो हो गया 110, दूसरा कोड था वो हो गया 70। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये आपने अपने आप से कर भी लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर आपको कुछ साउंड में डिफेक्ट लग रहा हो तो बिल्कुल भी आप समझ जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम है। मैं सुबह आप देख सकते हैं यहाँ पर 6:58 हो रहा है, और सुबह मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 13वां नंबर कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और फिर उसको 1/2 से गुणा कर देते हैं, आपके मध्य की परिमेय संख्या निकल आएगी। जैसे एक पहली हम मध्य संख्या निकालते हैं, मध्य की परिमेय संख्या यहाँ पर 4 निकालनी, 2 नंबर का प्रश्न है तो 4 कम से कम निकालने का प्रश्न आया है। यहाँ पर 1/6 और 1/3 दोनों को जोड़ दिया और 1/2 से गुणा कर दिया। 1/6 और 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/6। 1/2 से जब इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ऊपर आ जाएगा और 6 दूना 12 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपको काटने की जरूरत नहीं है कि आपने काट दिया, पता चला 3 एकम 3, ये काट दिया 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो यहाँ पर 1/4 संख्या गई ना, काटिए नहीं, 3/12 एज इट इज रख दीजिए। अब दूसरी जब निकालेंगे तो इस 3/12 और ये जो बाद वाली संख्या है 1/3, इन दोनों को जोड़कर आधे से गुणा कर देंगे। ये देख सकते हैं आपने 3/12 प्लस 1/3 इन दोनों को जोड़ा हमने और 1/2 से हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 3/4/12 हो जाएगी, तो ये आएगा 7/12। अब फिर से आधे से मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7 ऊपर गुणा हो गया, 12 दूना 24 नीचे गुणा हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब तीसरी यहाँ पर कैसे लेंगे, 7/24 और 1/3 दोनों को जोड़ देंगे और फिर से 1/2 से गुणा करेंगे। तो यही यहाँ पर फिर से किया गया है। तो 1/2 और गुणे करेंगे 15/24, तो ये 15/48 आ गया। ठीक है, परिमेय संख्याओं को जोड़ना तो आपको आता ही होगा, इसको तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो चौथी परिमेय संख्या कैसे निकलेगी, ये जो हमने तीसरी परिमेय संख्या निकाली थी इसको और 1/3 यानी जो बाद वाली परिमेय संख्या है उन दोनों को जोड़कर आधे से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब आधे से गुणा करेंगे तो उत्तर आपका आ गया 31/96। तो इस तरह आपने देखा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी करके हमने 4 परिमेय संख्या निकाल ली। अगर 10 भी कह देता तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते आप बढ़ते ही जाइए, आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको संख्याएं मध्य की मिलती जाएंगी। उम्मीद करता हूं 13वां प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। निम्न आंकड़ों को आयत चित्र पर प्रदर्शित करें। प्राप्तांक दे रखे हैं, विद्यार्थी दे रखे हैं। अब इनको आयत चित्र पर कैसे प्रदर्शित करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और जो बारंबारता होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वाले हमने नीचे रखे हैं और जो उसकी बारंबारता है वो हमने यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले कॉलम में कहा जा रहा है 0 से 10 2 तक गया है, यानी उसकी जो बारंबारता है वो 2 है। तो हमने 0 को 2 तक उठाया और 10 को 2 तक उठाया और ये लाइन खींच दी। क्लियर हो गई बात। अब वहां बताया जा रहा है 10 से 20 तक 4 बारंबारता है, तो हमने 10 को 4 तक उठाया और 20 को 4 तक उठाया और ऐसे ऊपर लाइन खींच दी।
ये जो यहाँ लाइन खींची इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये गलती से खिंच गई। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये जो है इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये गलती से खिंची हुई है। अब बात करें कि 20 से 30 तक कितनी बारंबारता है, 20 से 30 तक 5 बारंबारता बताई गई। तो 20 को 5 तक उठा दीजिए, 30 को 5 तक उठा दीजिए और लाइन खींच दीजिए। ऊपर से आप इसकी छत डाल दीजिए। ठीक है, खुला मत रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 से 40 के बीच में कितनी बारंबारता है, 8 बारंबारता है। तो 30 को 8 तक उठा दो, 40 को 8 तक उठा दो और इसकी छत डाल दो। क्लियर, क्योंकि बारिश होगी तो पानी भर जाएगा ना, तो इसमें छत डाल दो। आगे देखो 40 से 50 क्या है, 40 से 50 बता रहे हैं कि 12 बारंबारता है। तो 40 को 12 तक उठा दो और 50 को 12 तक उठा दो, फिर से छत डाल दो। ठीक है, जितना बोल रहा है 30 से 40 वाले को बोल रहा है, तो 30 को भी उठाओ और 40 को भी उठाओ, दोनों को उठाओ और ऊपर से ब्लॉक कर दो। क्लियर, इस तरह आप आयत चित्र आसानी से बना सकते हैं। देखिए आयत चित्र जो होता है ना, वो बारंबारता सारणी से बनाना आसान है। ठीक है, आयत चित्र में आपको जैसा प्रश्न में दे रखा है बस वैसा ही आप यहाँ पर उठाते जाइए, आपका उत्तर यहाँ पर डायग्राम आयत चित्र बन जाता है। लेकिन जो आपका बारंबारता सारणी होती है उसमें आपको ढूंढना पड़ता है। सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढनी पड़ती है, फिर बड़ी संख्या ढूंढनी पड़ती है, फिर उसके हिसाब से वर्ग विस्तार को डिसाइड करना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पर हम सारणी बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीधा आपको सारणी दे रखी है और आपको सीधा सीधा आयत चित्र बनाना होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उम्मीद करता हूँ ये आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैंने आपको पिछले प्रश्न पत्र में भी बताया था कि ये एक्स स्क्वायर मत मानिएगा, ये एक्स की पावर 4 है। एक्स की पावर 4 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 बराबर 0, इसको हल करना था। कैसे इसको हल किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 13x है, यहाँ पर एक गुणांक है एक्स की पावर 4 का और यहाँ 36 है। तो 36 गुणे 1 बराबर होता है 36, यानी इसका और इसका गुणा कर दिया। अब ये 13 है, अब 36 को ऐसे पार्ट में तोड़ो कि उसका जो जोड़ है या घटाना है वो 13 आए। कैसे होगा, देखिए 36 के हम गुणनखंड कर लें। तो अगर हम गुणनखंड करें कि 2 और 18, तो 18 में 2 घटेगा तो 16 आएगा। हमें चाहिए कितना, 13 चाहिए। और क्या हो सकता है, 3 गुणे 12, 12 तियां भी 36 होता है। तो 12 में जब 3 घटेगा तो आएगा 9 और 12 में 3 जुड़ेगा तो आएगा 15। हमें चाहिए 13, तो इसका मतलब 3 से भी बात नहीं बन रही। तो अब 4 पे आते हैं, 4 9 होता है 36। तो 4 और 9 को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें 13 मिल रहा है, हमें 13 ही चाहिए। तो हम 4 और 9 के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। यहाँ देखिए 13 को हमने 9 और 4 के फॉर्म में तोड़ दिया। देखिए ये माइनस का 13 है तो माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 13x स्क्वायर ही आएगा। तो यानी ये हमने यहाँ पर जो तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा है। इसके बाद हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, आंखें खोल के बताइए कि यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो जब हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर। जब माइनस 9x स्क्वायर से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को तो ये कटेगा, बचेगा केवल माइनस 9। क्लियर हो गई बात। अब यही एक्स स्क्वायर माइनस 9 उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ से ले रहे हैं तो कितना बच रहा है माइनस का 4, तो यही माइनस का 4 हमने बाहर रख दिया। क्लियर, कितना आसान है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचा है, तो ये जो 4 है इसको हम 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और 9 को हम 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही यहाँ पर किया गया था कि एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, उसी तरह एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। एक्स माइनस 2 बराबर 0 और ये एक्स प्लस 2 बराबर 0, उसी तरह x माइनस 3 बराबर 0 और उसी तरह यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आ गई 2 और यहाँ से यहाँ पर निकल गए x बराबर माइनस 2।
इससे निकल के आया x बराबर 3 और इससे निकल के आया x बराबर -3, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ये इधर चली जाती है ना, तो इधर -2 है तो इधर +2 हो जाएगा, ये +2 इसीलिए आंसर आ गया। तो ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर x की 4 वैल्यूज़ निकल रही हैं, 2 -2 3 -3। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 क्या कह रहा है, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दो। मतलब सबसे पहले तो हमें योगफल निकालना है, फिर इन्हीं का गुणनफल निकालना है, फिर गुणनफल से योगफल में भाग दे देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका योगफल कर लेंगे। तो ये -12/7 प्लस 13/5 इनका योगफल किया तो ये लासा निकल आया 35। 7 और 5 का लासा निकालते हैं जब भिन्नों का हम योगफल करते हैं, तो यहाँ पर 35 निकल आया, 7 बचे 35 निकल आया। ठीक है, अब ऊपर क्या संख्या लिखी जाएगी, 12 को 5 से गुणा कीजिए 60 माइनस का, 13 को 7 से गुणा कीजिए प्लस का 91। ठीक है, जब लासा इन दोनों का गुणनफल होता है तो जो ऊपर की संख्या है सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल आता है। ठीक है, -60 प्लस का 91 कितना हो गया, ये 31 हो गया। एक प्लस का है एक माइनस का है, संख्याएं घट जाएंगी तो 31 आएगा, 31/35 निकल के आएगा योगफल। और अगर हम बात कर लें इनके गुणनफल की, तो इनका गुणनफल कैसे होगा, -12/7 गुणे 13/5, तो नीचे का 7 बचे 35 और 12 और 13 का ऊपर गुणा कर दीजिए तो माइनस का 156/35 आ गया। अब बोल रहे हैं कि गुणनफल से भाग दे दीजिए योगफल में, तो योगफल आपका निकल के आया था 31/35 डिवाइड बाय -156/35। तो इसको आपको बताया है कि ये जो डिवाइड है इसको करना मुश्किल होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमें इसको ऊपर का नीचे करना पड़ता है। 156 नीचे चला जाएगा, 35 ऊपर चला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यही हमने यहाँ किया है। अब 35 कट जाएगा, 31/156 माइनस का आ गया उत्तर आपके सामने। यहाँ देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है, x + 7 = 12 प्रयत्न व त्रुटि विधि यानी तालिका विधि से हल कीजिए। कैसे तालिका विधि से हल करते हैं इसको, ये आप देख सकते हैं। इस तरह बनती है तालिका। पहले कॉलम में लिखते हैं x के विभिन्न पक्ष, दूसरे कॉलम में लिखते हैं बायां पक्ष और तीसरे कॉलम में लिखते हैं दायां पक्ष। ठीक है, तो जो भी x की वैल्यू रखेंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बायां पक्ष लिख दिया यानी x + 7 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं x + 7 ब्रैकेट में। ठीक है, और दायां पक्ष तो 12 है ही है, तो हम यहाँ पर 12 12 12 सब उतार देंगे। देखिए दायां पक्ष है 12, तो 12 हमने लिख दिया। और जो बायां पक्ष है वो है x + 7। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो हम 0 + 7 करेंगे तो ये आएगा 7। आप देखेंगे ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं हो रहा है, यानी अभी हमें x की वैल्यू नहीं मिली। अब हम x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो 1 + 7 बराबर होता है 8, हमें चाहिए 12, तो ये भी सही नहीं है। 2 रख के देखते हैं तो 2 + 7 हो जाएगा 9, 9 12 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब अभी x की वैल्यू नहीं मिली। 3 रख के देखेंगे तो 10 आएगा, ये भी नहीं मिल रहा है। 4 रख के देखेंगे तो आएगा 11, ये भी नहीं मिल रहा है। और जब 5 रख के देखेंगे तो ये निकल के आ गया 12, और यहाँ भी निकल के आ गया 12। यहाँ तो पहले से 12 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया है। हम तब तक करते हैं जब तक बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तब हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो निकल के आ गई 5। क्लियर हो गई। जो तालिका विधि है, त्रुटि व प्रयत्न विधि है, वो इस तरह सॉल्व की जाती है। क्लियर हो गई बात। आप ध्यान से देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया गया है। प्रश्न संख्या 18 यहाँ कहा जा रहा है कि भूमिगत जल हेतु कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। उस गड्ढे में अधिकतम कितना लीटर पानी एकत्र हो सकता है। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया है मीटर में और आपसे पूछ रहे हैं लीटर में, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया, पूछ रहे हैं लीटर में। तो लीटर में निकालने के लिए हमें चाहिए होगा घन मीटर में पानी। तो घन मीटर में कैसे पानी निकलेगा, जब हम इसका निकाल लेंगे आयतन, या कह सकते हैं कि धारिता निकाल लें। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, आयतन कैसे निकलेगा, लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आयतन निकल आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि गड्ढे की धारिता यानी जो द्रव होता है वो धारिता में नापा जाता है, ठीक है। ठोस होगा तो आयतन कहा जाएगा, द्रव होगा तो आपका धारिता कही जाएगी। जो धारिता, गड्ढे की धारिता मतलब गड्ढे में पानी भरा जाएगा तो वहाँ पर द्रव भरा जा रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गड्ढे की धारिता। धारिता कैसे निकलेगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 22.5 घन मीटर। जो धारिता होगी, आयतन होगा, वो घन मीटर में निकलता है, ठीक है। तो आपको मालूम है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो 22.5 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 22.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर आपके सामने आ गया 22,500 लीटर, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मतलब सिर्फ इसी प्रश्न में नहीं, किसी भी प्रश्न में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर सूचित कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ पर किसी भी प्रश्न में डाउट है आपको तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया या इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है। कुछ भी A to Z कोई भी तरह की आपको समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न पत्र आपने अच्छे से अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस प्रश्न पत्र में हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतना छोटा सा काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।